सो हे गाइस, मैं हूँ वेदांत मिश्रा। आज का जो टॉपिक है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौन कौन से हैं? एज लेंथ, वॉल्यूम, पैकिंग एफिशिएंसी एंड सेकंड जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे सीखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टडी बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं हूँ वेदांत मिश्रा। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत पैदा होती है, कोई डाउट आपको होती है, तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। और वहाँ पे मैं आपका आंसर नहीं दे पाता हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आंसर पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। तो चलो गाइस, अभी हम लोग एज लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक सेल देखने वाले हैं। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग फर्स्ट क्या देखने वाले हैं? एससीसी देखने वाले हैं, सिंपल क्यूबिक सेल देखने वाले हैं। एटम प्रेजेंट अलोंग कॉर्नर विद टच ईच अदर। बात समझ में आ रही है? तो अभी देखो, हमने जो एससीसी होता है वो कहीं ना कहीं प्रिमिटिव होता है। तो जो उसके एटम होते हैं वो मीट होते हैं, टच होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दो एटम जो हैं आपस में क्या हो रहा है? टच हो रहे हैं। तो जो ये एटम है वो कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। ठीक है, अब जो स्फेरिकल हैं तो यहाँ से ये इसके सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो इस सेंटर से इस सेंटर टच हो रहा है, और ये जो ये सेंटर है वो इस पॉइंट है जो इसे क्या बोलता है? एज सेंटर में टच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हम इसे आर कहेंगे इस स्फेरिकल का, और हम इसे आर कहेंगे इस स्फेरिकल का। एज लेंथ है वो कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? चलो अभी जो है हम लोग सेकंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्या बोलता है? बीसीसी बोलता है। बीसीसी क्या होता है? बॉडी क्यूबिक सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर वाला है। तो अभी ये देखना क्या बोलता है ये? एटम प्रेजेंट अलोंग बॉडी डायगोनल विल टच ईच अदर। अब यहाँ पे बॉडी डायगोनल की बात चलेगी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे कितने एटम हैं? 3 एटम होंगे। कैसे? 2 कॉर्नर पे और एक हमारे बॉडी सेंटर पे। जो बॉडी सेंटर वाला एटम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 रेडियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रेडियस है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे जो है एक ही रेडियस है, और यहाँ पे भी एक ही रेडियस है। तो टोटल मिला के कितने यहाँ पे रेडियस हो गए? 4 रेडियस हो गए। बात समझ में आ गया? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a होता है। हमने 2-3 वीडियो पहले वो वीडियो देखा हुआ था, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये जो √3a है वो कैसे आया। बात समझ में आ गया? अभी जो ये √3a है वो कहीं ना कहीं 4r है, 4 रेडियस है। तो जो ये a है वो क्या है? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है, या यूँ कहें एज सेंटर वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो a है वो क्या हो जाएगा? 4r/√3। बात समझ में आ गया? तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। तो गाइस यहाँ पे थर्ड क्या है? एफसीसी है, फेस सेंटर क्यूबिक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है? एटम प्रेजेंट अलोंग फेस डायगोनल विल टच ईच अदर। ठीक है, फेस डायगोनल की बात होगी यहाँ पे। तो फेस कितने होते हैं? एक क्यूब में 6 होते हैं। तो हमने इस फेस को लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक सेंटर में एक एटम है, और फेस सेंटर में एक एटम है, और यहाँ पे जो एटम है वहाँ पे एक एटम है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे भी 3 एटम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कितने एटम हैं? 3 एटम है। तो यहाँ पे भी कितने बनेंगे? रेडियस कितने बनेंगे यहाँ पे भी कंटिन्यू 4 रेडियस बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होता है? √2a होता है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते रहे हैं कि जो a है वो कितना है? 4r/√2 हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, आपने मैथ्स में कभी न कभी रेशनलाइजेशन देखा होगा। जो एक टर्म होता है वहाँ पे इसे हम यूज़ करेंगे। तो हम √2/√2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अब ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। √2 × √2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो सिंगल यहाँ पे 2 बचेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो 2 बच चुका है, बात समझ में आ रही है?
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये 2 है यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2√2 रेडियस बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√2 आर बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये जो हम बना चुके हैं, ये जो हमारा फार्मूला बन रहा है, आपको साथ साथ में याद करना पड़ेगा, नहीं तो अभी याद नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है सारी कैलकुलेशन ये डायग्राम के साथ आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप कभी भूल जाओ, ये जो वैल्यू है ये भूल जाओ तो आप कैलकुलेशन करके बता सको किसी को। बात समझ में आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और यूनिट सेल। बात समझ में आ रही है, ये सब यूनिट सेल हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ एससीसी, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी। ये क्या है, ये क्या हो जाएंगे, ए क्यूब बन जाएंगे। ए क्यूब बात समझ में आ रही है। हमें तीनों को जो है वॉल्यूम ऑफ एससीसी, वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, इन तीनों को हमें ए क्यूब से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें इन तीनों का क्यूब निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एससीसी, वो क्या होता है, हमने जस्ट अभी पहले देखा था 2r होता है, 2 रेडियस होते हैं उसमें, ठीक है। इसका क्यूब निकालेंगे तो 8 रेडियस का क्यूब बच जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बीसीसी, वो क्या होता है 4r/√3, इसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64r³/3√3। बात समझ में आ गया। अभी हम लोग थर्ड देखते हैं, वो क्या है वॉल्यूम ऑफ एफसीसी, इसका क्या होता है 2√2r, ठीक है, उसका हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16√2r का क्यूब। बात समझ में आ गया। चलो अभी थोड़ा हम लोग आगे देखने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो लेक्चर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना है। स्किप करेंगे तो थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें आप भूल जाएंगे, तो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे देख। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। हमने अभी पहले क्या किया था, वॉल्यूम ऑफ एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उसका यूनिट सॉल्व किया था। बट यहाँ पे क्या आ चुका है, एटम प्रेजेंट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कितना, 1 एटम की बात चलेगी यहाँ पे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम जेड हमने पहले कहीं देखा है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए जेड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमने 3-4 वीडियो पहले जेड देखा हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप बोलोगे जो पाई आर क्यूब है वो क्यों आया, तो भाई जो हमारा एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, ठीक है। जो उसका एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलता है एससीसी, तो इसका जो जेड होता है वो कितना होता है 1 आता है। आपने वैल्यू याद किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का आप देख लेना। बात समझ में आ रही है। अब सेकंड देखते हैं बीसीसी। बीसीसी क्या होता है, उसका वैल्यू होता है जेड का 2 होता है। एफसीसी का जो होता है वो कितना होता है, जेड का वैल्यू 4 होता है। तो अब लोग वॉल्यूम ऑफ एटम देख लेते हैं फर्स्ट का। एसएससी का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग पी का जो बीसीसी है वो देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा 8/3 पाई आर का क्यूब। अब थर्ड देख लेते हैं एफसीसी का, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएंगे 16/3 पाई आर का क्यूब। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग एकदम ध्यान से थोड़ा नेक्स्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी हम लोग देखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी, इसे हम लोग ईंटा बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोल देता हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग ईंटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ गया। तो अभी ईंटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात समझ में आ गया। चलो हम अभी आगे देखने वाले हैं।
चलो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कैलकुलेट करते हैं। चलो अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC सिंपल क्यूबिक सेल, BCC एंड FCC यूनिट सेल, इसका हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अभी फर्स्ट क्या बोलता है SCC का, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr का क्यूब अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 8r का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/6 × 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो कितना परसेंट आ जाएगा आप कैलकुलेट कर लेना, 52.4% आ जाएगा। अब सेकंड देख लेते हैं BCC, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8πr का क्यूब अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन 64r का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3π/8 × 100। तो इसका जो परसेंट आप निकाल लेना कैलकुलेट करके 68% आ जाएगा। अब थर्ड देखते हैं FCC, तो यहाँ पे ईटा क्या हो जाएगा 16/3 πr क्यूब इंटू 1/16√2r का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3√2 × 100। परसेंटेज निकालने के लिए तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 74% हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, मैंने आपको टिप्स दे दिया है, इसे फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो गाइस अभी ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल इन विच एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर। ये यहाँ पे कितना आप हमें दिया हुआ है 4 रेडियस दिया हुआ है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो चलो क्वेश्चन आपने देख लिया, अभी हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें ए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 रेडियस दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो ईटा है वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन यूनिट सेल, बात समझ में आ रही है, इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज भी निकालना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा 4r दिया हुआ है, इसका हम लोग क्यूब निकाल लेंगे तो हमें एटम प्रेजेंट कितना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 64r का क्यूब आ जाएगा। अब हम जेड निकालते हैं। ठीक है, जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉर्नर है इंटू इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर का वो कितना होता है 1/8 होता है, प्लस यहाँ पे 12 कितने हैं यहाँ पे एच सेंटर है, बात समझ में आ रही है, एच सेंटर उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं 1/4 होता है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब जस्ट हम लोग इसके बाद का यहाँ देखने वाले हैं। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr का क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 4/3 πr का क्यूब। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/3 πr का क्यूब। अब जस्ट उसके बाद हमें ईटा क्या मिल जाएगा 16/3 πr का क्यूब इंटू 1/64r का क्यूब, 64r का क्यूब, बात समझ में आ रही है। तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा π/12 × 100, हमें परसेंट भी निकालना है तो उसके बाद कितना परसेंट टोटल आ जाएगा 26% आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली है वो क्या होता है, किसी यूनिट सेल में स्पीयर रखा गया हो, वो स्पीयर आसपास के एटम से टच कर रहा है, जो एटम से टच कर रहा हो स्पीयर उस टोटल नंबर को निकाल दें, उस टोटल सम को निकाल दें तो हम क्या मिल जाएगा, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। मतलब किसी यूनिट सेल में, मतलब किसी भी क्यूब में जो स्पीयर है, जो एटम है वो रखा गया हो और जो वो स्पीयर है वो आसपास के एटम को क्या करता हो, टच करता हो, और जो एटम से टच कर रहा है, जो हमारा वो स्पीयर वाला था, वो स्पीयर जिस एटम से टच कर रहा हो उसी का जो है हम लोग टोटल सम निकाल दें तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम टचिंग पर्टिकुलर शेप इन द गिवन यूनिट सेल इज नोन एज क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द यूनिट सेल।
एंड इट्स ऑल्सो नोन एज नियरेस्ट नेबर। अब हम लोग इसे नियरेस्ट नेबर क्यों बोलते हैं, पहले हमें वो समझना पड़ेगा। तो अभी जो है नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं। तो नियरेस्ट नेबर के बाद क्या आता है, नेक्स्ट नियरेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट का और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर का मतलब क्या है, हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं पहले। और जो ये नियरेस्ट नेबर वाला ये टॉपिक है, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया होता है 12th के या नीट के, कि इसे ऑल्सो नोन एज कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज नियरेस्ट नेबर को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो गाइस अभी ये जो क्यूब आपके सामने है, जो यूनिट सेल है, अब जो ये चौथा नंबर का जो एटम है उसे आप मानो क्या, वो सेंटर है। बात समझ में आ गया। अब अगर ये फर्स्ट है, ठीक है, तो यहाँ से अगर ये सेकंड के पास जाता है तो ये, अब देखो मानो कि ये चौथा वाला है, उसके आसपास कौन से एटम है, तो सेकंड वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे आठवें वाला है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड एटम है, उसके बाद बस 3 ही यहाँ पे एटम है उसके नियरेस्ट में। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, नियरेस्ट नेबर कहेंगे। किसका, चौथे वाले का। चौथे एटम का कितने नियरेस्ट नेबर हैं, 3। कौन कौन से, सेकंड वाले, थर्ड वाले एंड 8 वाले। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मतलब NNN, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो कैसे होंगे, हम ये चौथे को ही लेते हैं। अगर ये सेकंड के पास गया तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट नेबर। अब ये सेकंड से अगर फर्स्ट के पास जाता है तब ये आता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। बात समझ में आ गया। नेबर मतलब क्या, पड़ोसी। बात समझ में आया। अब वैसे जो चौथा वाला है, अब कितने टाइप के इसके जो नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं, तो अब देखो, अब इसके बाद ये 8 के पास जाएगा, 8 के बाद ये 7 के पास जाएगा, तो 7th भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। बात समझ में आ रही है, मतलब 4 बार n आया तो हम चौथे को ही मानते हैं। अब सेकंड के पास गया तो नियरेस्ट नेबर, फर्स्ट के पास गया तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अगर ये थर्ड के पास आता है तब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब हमने कहाँ से घूम के आया, यहाँ से यहाँ तक घूमा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से थर्ड के पास जाएं, उसके बाद फर्स्ट के पास जाएं, उसके बाद सेकंड के पास जाएं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेकंड एटम है वो भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट हो सकता है, अगर ऐसे टाइप में घूमे तो, ऐसे वाले में। बात समझ में आ गया। तो इसी बेस पे जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज एटम फ्रॉम 2 से 8 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एटम 1 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस। बात समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी यहाँ से हमें देखना है, अभी इस 1 एटम से हमें 2 से लेके 8 तक सभी का डिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ गया। अब अगर फर्स्ट से सेकंड के पास जाता है तो ये नियरेस्ट होता है। अब नियरेस्ट की बात कर लेते हैं, नियरेस्ट नेबर कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट से सेकंड के पास जाएगा, उसके बाद फर्स्ट से ये थर्ड के पास जाएगा, उसके बाद फर्स्ट से ये 5th के पास जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2, 3, 5 जो क्या है नियरेस्ट नेबर हैं, इन्हें हम ए कहते हैं। मैं आपको बताऊँगा क्यों कहते हैं आगे। तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हो जाएंगे, अब देखो ये फर्स्ट को हमने माना हुआ है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन से हो जाएंगे, 2 के पास जाएगा, 2 के पास फिर चौथे के पास जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चौथा आ गया। अब फर्स्ट से ये किसके पास जाएगा, 6 के पास जाएगा। बात समझ में आ रही है, 6 के पास जाएगा। तो ये फर्स्ट के बाद ये थर्ड के पास जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस थर्ड के बाद यहाँ पे ये 7th के पास पहुँच जाएगा। तो ये 7 हो गया। अब हमें 6 निकालना है। तो 6 ढूंढने के लिए हमें फर्स्ट एटम से सेकंड एटम के पास जाना पड़ेगा। अब उस सेकंड एटम के बाद हमें यहाँ पे 6 एटम मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। कितना, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे 4, 6, 7। अभी इसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, √2a होता है। बात समझ में आ रही है। मैं आपको बताऊँगा कैसे होता है, अभी इस पर ध्यान देना। अब बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की। तो वो कैसे होगा, फर्स्ट एटम को हमने माना हुआ है क्वेश्चन में। अब ध्यान देना, यहाँ पे सेकंड के पास जाएगा। बात समझ में आ रही है। सेकंड के बाद जो है
अब ये चौथे के पास जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये फर्स्ट से सेकंड एटम के पास गया तो क्या हो गया, नियरेस्ट नेबर। अब सेकंड से लेके फोर्थ के पास गया तो क्या हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब ये चौथे से लेके 8वें के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। बात समझ में आ गया। और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना होता है, √3a होता है। चलो अब मैं आपको बता दूं कि जो ये a आया है, यहाँ पे जो a आया है वो कैसे आ गया, यहाँ पे √2a जो आया है वो कैसे आ गया, और यहाँ पे जो हमारा 8 एटम के पास है, कौन से, जो यहाँ पे जो हमारा 8 एटम के पास है √3a, वो कैसे आया। अब डायग्राम को ध्यान से देखना। अब पहले हम लोग नेक्स्ट नेबर की बात करते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट नेबर क्या था, यहाँ पे फर्स्ट से लेके सेकंड तक। बात समझ में आ गई। ये जो लाइन है वो क्या है, एज है। एज को जो है हमने यहाँ पे क्या माना है, ए माना है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे ए आ गया। बात समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यहाँ पे क्या बोलता है, अब ध्यान देना। हमने कहाँ गया, फर्स्ट के बाद हमने क्या किया, सेकंड के पास गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने यहाँ गया, तो ये कितना हो गया, चौथे नंबर पे है। अब यदि आप देखें तो फर्स्ट से लेके चौथे के बीच में जो लाइन है वो क्या है, फेस वाली जो लाइन है, फेस डायगोनल है। और जो फेस डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, √2a होता है। बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो एक से लेके जो चौथे एटम के पास है वो क्या है, फेस डायगोनल। और जो फेस डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, √2a होता है। बात समझ में आ गया, मैंने आपको बहुत पहले वाली वीडियो में बताया होगा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यदि ये फर्स्ट से देखिए 8 तक, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी डायगोनल है। और जो बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, √3a होता है। बात समझ में आ रही है, मज़ा भी आ रहा होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट से लेके 8 तक जो है हमारा बॉडी डायगोनल है, और जो बॉडी डायगोनल है उसका लेंथ कितना होता है, √3a होता है। बात समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो गाइस अभी हम लोग सेकेंड स्लाइड में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं SCC के बाद। अब SCC क्या करता है, हम लोग अभी वही पढ़ गए हैं जो हमने पहले देखा था। अब जो ये वाला क्यूब है, अब मानो इसके सामने एक क्यूब है, बात समझ में आ रही है, इसके सामने क्यूब है, और इसके लेफ़्ट साइड में एक क्यूब है, बात समझ में आ रही है, और एक इसके ऊपर क्यूब है। तो टोटल यहाँ पे कितने क्यूब हो जाएंगे, 4 क्यूब हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसके 2 ऊपर क्यूब हैं, एक यहाँ पे, और एक इसके सामने क्यूब है, और एक इसके लेफ़्ट साइड में क्यूब है। टोटल 4 क्यूब हो गए। बात समझ में आ रही है। तो 4 में से अभी यहाँ पे देखो, जो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 6 हो जाएगा। अब ये इसका जो डिस्टेंस है वो a कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप बात करो, a क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज की बात कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना, a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी जो है आप पूछोगे कि जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 कैसे हो गया। तो अभी ये आप जो इसे ध्यान दो, हमने इसे सेंटर माना हुआ है, यहाँ से हमें जो है डिस्टेंस निकालना है, जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये हो गया, सेकंड यहाँ पे ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितने यहाँ पे हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सा था, नियरेस्ट नेबर। अब हम लोग निकालने वाले हैं नियरेस्ट नेक्स्ट नेबर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12। अब पूछो कैसे। अभी एक एटम, जो ये हमारा एक क्यूब है, उसके अंदर जो कितने एटम है देखो, नियरेस्ट वाले, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 है। तो यहाँ पे टोटल क्यूब कितने हैं, 4 माना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। बात समझ में आया। एक बार फिर से बोल देता हूँ। तो जो इस क्यूब में कितने एटम है, यहाँ पे नेक्स्ट नियरेस्ट वाले, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो हमने 4 क्यूब माना हुआ है। तो 3 × 4 कितना होता है, यहाँ पे 3 × 4 कितना होता है, 12 होता है। बात समझ में आ गया। चलो इसका डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, फेस डायगोनल। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज एटम फ्रॉम 2 to 9, 2 से 9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट, ऑल्सो कैलकुलेशन द डिस्टेंस। हमें फर्स्ट से ही डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है। बात समझ में आ रही है।
तो अभी ध्यान देना फर्स्ट से लेके, तो पहले हम लोग यहाँ पे एज वाला जो है, जो ए वाला है उसका निकाल लेते हैं नियरेस्ट वाला। तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, और यहाँ पे 6 वाला हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे 2 3 6 क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग √2a का जो डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं। कैसे, फर्स्ट से लेके अब यहाँ पे जो है हमारा सेकंड के पास जाएगा, सेकंड से लेके ये फोर्थ के पास जाएगा। तो यहाँ पे 4, अब उसके बाद सेकंड कौन सा हो जाएगा, 7। यहाँ पे फर्स्ट के बाद ये थर्ड के पास जाएगा, उसके बाद ये 7 के पास जाएगा। तो जो 7 होगा वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a वाला डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट से लेके उसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये 6 के पास जाता था, अब 6 के बाद यहाँ पे 9 के पास जाएगा। तो 9 भी √2a का डिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब तीसरा जो है वो बात कर लेते हैं बॉडी डायगोनल। तो ये फर्स्ट से लेके यहाँ पे 8वें के पास जाएगा। तो 8 का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, √3a, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है। और जो ये यहाँ पे 4 7 9 आया था वो क्या था, फेस डायगोनल। और यहाँ पे जो 2 3 6 आया है वो क्या था, हमारा एज लेंथ। बात समझ में आ गया। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग BCC के लिए बात कर लेते हैं। तो BCC के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट नेबर जो होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 8 कॉर्नर हैं। जो हमारे क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 जो है वो ऐसे 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 मिल गए हैं। नेक्स्ट नेबर का जो कितना आंसर आ जाएगा, 8। बात समझ में आ गया। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे कैसा होगा, ध्यान देना अभी। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, √3a होता है। क्यों भाई, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो बीच में एटम है प्रेजेंट है, वहाँ पे भी जो है बीच में कट हो रहा है। तो वहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसका आंसर आ जाएगा कितना, √3a/2। आप ऐसे लिख सकते हैं और या फिर आप 2 रेडियस लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्या बोलता है, नेक्स्ट नेबर। ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो आपको छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। उसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अभी हम लोग FCC देख लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग FCC देखने वाले हैं। तो FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, नेक्स्ट नियरेस्ट वाला जो कितना होगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, a/√2 होता है, इज इक्वल टू यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जो 2√2r/2 था, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2r इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 रेडियस। अब जो इसका डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 रेडियस। अब सेकंड की बात कर लेते हैं, कौन सा है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, उसके जो कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फुल लेंथ ऑफ 2√a देन हाफ। अब यहाँ पे इसका हम लोग हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√a/2 इंटू। अब यहाँ पे हम वही अपना मैथमेटिक्स का जो टर्म था हमने अभी देखा था वही यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2/√2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 2a/2√2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a/√2 बच जाएगा। बात समझ में आ गया आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले स्लाइड में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी नोट जो आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही, जो मैंने पहले बताया उसी का बस इतना सा शॉर्ट नोट है, आप याद कर सकते हो। याद कर लोगे तो बहुत एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो जाएगी। जो ये a है ना वो क्या है, 6 है। अब जो ये √3a/2 है ना उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 8 आएगा। और जो a/√2 है ना उसका आंसर हमेशा 12 आएगा। और जो 2√a है उसका आंसर भी 12 आएगा। बात समझ में आ रही है। इतना आपको सिंपल से याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद
सारे कैलकुलेशन आपको ईजी लगेंगे। तो ये आपको स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया हुआ है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ एटम इन अ फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो कॉर्नर वाले हैं कितने होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। तो जो कॉर्नर वाले हैं वो यहाँ पे कितने हैं, ध्यान देना। देखो जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है उसको मैंने ए माना हुआ है, और जो एज सेंटर में जो प्रेजेंट है एटम यहाँ पे 12 वाले 12 एज सेंटर होते हैं, वहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको मैंने बी माना हुआ है। अब उसको लेके आप सॉल्व करना और कमेंट में इसका जो आंसर है मुझे बताना, ठीक है। नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ पे आप मुझे मिलो, मैं आपको वहाँ पे मैसेज करूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके। तो ये जो हमारी वीडियो थी बहुत बड़ी वीडियो थी, मतलब थोड़ी बहुत पहले से बेहतर वीडियो थी। तो मैंने इसमें 2 टॉपिक को कंबाइन किया हुआ है। तो गाइस अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, घर से मत निकलना।